12th क्लास चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक मशीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर बेटा हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो ट्रांसफार्मर और एक एसी जनरेटर। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम पढ़ेंगे एक RLC सर्किट विच इज इम्पोर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, और दो और डेरिवेशन आएंगे 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग बेटा इसको अच्छे से समझना। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैथ का यूज ज्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले एसी का मतलब। एसी का मतलब क्या बेटा? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक के बाद, है ना। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं कि आपकी क्लास अल्टरनेट डे पे लगेगी, इट मींस एक दिन क्लास लगेगी फिर छुट्टी, एक दिन क्लास लगेगी, है ना। तो इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं बेटा? कि सेम टाइम इंटरवल के बाद उसकी वैल्यू दोबारा रिपीट होगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं डायग्राम बनाना चाहूं, मान लो यहां से यहां तक, यहां पर ये आ गया करंट और ये आ गया टाइम पीरियड। ये मान लिया मैंने 5 सेकेंड, ये मान लिया 10 सेकेंड और ये मान लिया 15 सेकेंड। ओके, अब 5 सेकेंड के देखो 5 सेकेंड तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 5 सेकेंड के बाद फिर से रिपीट होगी सेम वैल्यू, तो अल्टरनेट हुआ ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो कुछ इसकी पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है वे स्टार्ट करते हैं, और एज इट इज आप 11th क्लास में एसएचएम वाले चैप्टर में पढ़ के आए। पेंडुलम वाला केस पढ़ाया था मैंने, झूले वाला। ये झूला है, इसकी मेन पोजीशन है और इसी टाइम पे इसकी पोजीशन ये है एंगल थीटा, है ना। इसकी मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस था उसके लिए क्या वर्ड यूज करते थे हम? मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको क्या कहते थे हम? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इसकी मेन पोजीशन ये है और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ये है बेटा मेन पोजीशन से, या ये है। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, और वहां पे तो हम इक्वेशन में ए से डिनोट करते थे, यहाँ पर मैं करंट की इक्वेशन बना रहा हूँ, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम आई नॉट से डिनोट करेंगे। इसे डिनोट करेंगे आई नॉट, इसका एम्पलीट्यूड होगा, या इसको पीक वैल्यू भी बोल लेंगे। पीक का मतलब मैक्सिमम। क्लियर? सेकंड थिंग, 0 से 10 सेकंड में इसने एक साइकिल पूरी की, है ना। तो एक साइकिल या एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। यहां से यहां तक जो टाइम दिया उसको क्या बोलेंगे बेटा? टाइम पीरियड। और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो मैक्सिमम वैल्यू की पता चल गया आपको। अब बेटा जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? हमें पता है कि फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर। अब किस नेचर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले लेने के लिए क्या करें? कुछ टूल्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। इसमें साइन, कोस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारी चीजें। अब जो ये वेव है इसकी शेप साइन के ग्राफ के सिमिलर है। मैथ में जो साइन थीटा पढ़ते हैं ना, साइन थीटा ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह का आएगा। ओके, तो इसकी
पूरी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं, ये बात याद रखना है आपने। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा लिख दो, ठीक है। और यहां पर भी सिखाई थी बेटा मैंने थीटा था जब इसकी इक्वेशन बनानी, 11th क्लास में दिया होगा, एसएचएम की इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन बनी थी, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर a की जगह आई नॉट साइन फंक्शन एड लीजिए, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यदि मैं सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ूं तो वहां पर 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एंगुलर एक्सेलरेशन ये थी, है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, टाइम टी। यहाँ से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। तो इस थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकता हूँ। इक्वेशन क्या बन गया आपकी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन। अब बेटा इसकी 3-4 फॉर्म है, हर एक फॉर्म में आपको पता होना चाहिए क्या चीज क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सारी क्वेश्चन तो सोल्व कर पाओगे आप। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो हमारी ये है एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना, यदि मैं एक पूरे ऑसिलेशन के लिए निकालना चाहूँ, एक पूरे ऑसिलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, एंगुलर 2 पाई के इक्वल कितना होगा बेटा, यहाँ से समझ में आती है। मान लो ये सर्किल है, ये पूरा ऑसिलेशन करेगा तो कितना आएगा, 2 पाई, है ना। तो 2 पाई तो मेरा तो फुल वेव के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और टाइम पीरियड, एक चक्कर पूरा करने जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। आई ना बात समझ में। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू समझ में आएगा। जो ओमेगा में थीटा बाय टी था, थीटा किसके इक्वल ले लिया बेटा मैंने, 2 पाई, एक पूरी साइकिल के लिए, टाइम पीरियड कैपिटल। तो एक इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट 1 बाय टी किसकी इक्वल होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो एक फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपको ये भी याद करनी पड़ेगी, 1 बाय टी। तो अब 1 बाय टी है इसमें, इसी तरह क्या लिख सकता हूं मैं, एफ। तो ये आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू, तो 1 2 3 4, ये 4 इसकी फॉर्म है, आपको हर एक चीज को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस पर देखो एक न्यूमेरिकल देखता हूँ, न्यूमेरिकल मिल गया ना तो भी साथ साथ करो तो कुछ सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। नहीं दिखाई दे रहा, चलो बाद में करेंगे, ठीक है ना। इसका याद रखना न्यूमेरिकल। अच्छा, इसके बाद बेटा ये डेफिनेशन इक्वेशन के बाद एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पूरा याद रखना है, या याद रखने के लिए कई बार एमसीक्यू में पूछ ले कंपटीशन वगैरह में कि जब यहाँ से यहाँ तक आप पूरा एवरेज निकाल लोगे तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन टाइम ना, टोटल अपॉन टाइम। अब देखो बेटा क्या करोगे आप, यहाँ से यहाँ तक एवरेज करंट निकाल लोगे तो टोटल करंट अपॉन टाइम आएगा। अब बेटा टोटल करंट निकाल लोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो फुल साइकिल का, फुल एसी साइकिल का एवरेज कितना होगा, 0 होगा। उसका रीजन पता चल गया, ठीक है,
ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है। अब देखो, अभी यदि मेरे को इसकी एवरेज निकालनी है तो फुल साइकिल के लिए तो नहीं निकाल सकता ना मैं, क्यों? क्योंकि जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब मीन या एवरेज के लिए निकालेंगे तो हम हाफ साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? हाफ साइकिल के लिए। ओके। सेकंड थिंग, इसकी डेफिनेशन क्या हो? ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए मैं दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। पहले तो देख के बताओ इन दोनों डायग्राम में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। क्या? एसी ये एसी और ये डीसी, ये एसी सोर्स है और ये डीसी सर्किट है, डीसी सोर्स लगा रखा है। क्लियर? अब जो इसकी डेफिनेशन उसको अच्छे से समझना, डेरिवेशन आप निकाल दोगे, रटने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कहता है कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू किसकी बतानी है? एसी की। कि वो वैल्यू है जो जितना चार्ज डीसी सर्किट में ट्रांसफर हो जाएगा, जितना चार्ज डीसी सर्किट में ट्रांसफर हो जाएगा कितने टाइम में? t/2 टाइम में, उतना ही चार्ज t/2 टाइम में जितना एसी करंट कर देगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम? मीन या एवरेज करंट। आई बात समझ में? ये मानो इसे t/2 टाइम में डीसी सर्किट में 50 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्लियर? अब इतना ही चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। कितने टाइम में? t/2 टाइम में कितना करंट ट्रांसफर कर पाएगा, उसको एवरेज करंट बोलेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द अमाउंट ऑफ एसी करंट विच विल ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज एज ट्रांसफर बाय डीसी करंट इन t/2 टाइम। कि t/2 टाइम में जितना डीसी सोर्स जितना चार्ज ट्रांसफर कर देगा उतने ही टाइम में एसी सर्किट के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया डेफिनेशन? अब इसकी डेफिनेशन से ही डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ओके। सिर्फ आपको क्या दे रखा है? ये इसमें से कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है। अब आपको निकालना क्या है? चार्ज, है ना? तो क्या आप क्या करोगे? एक बार डीसी के लिए निकाल लोगे, एक बार एसी के लिए निकाल लोगे, है ना? और दोनों को इक्वल पुट होना चाहिए। तो क्या लग रहा है? सेम चार्ज। ठीक है। तो चार्ज की डेफिनेशन कैसे निकाले? हमारे पास तो सिर्फ करंट गिवन है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज? वेरी गुड। वी कैन राइट एज I is equal to dq by dt and we have to calculate the charge, है ना? और टोटल निकालना तो क्या करूं मैं? इंटीग्रेशन कर दूं। कितने टाइम के लिए निकालना है? I की वैल्यू आपको गिवन है ये। ठीक है। वैसे आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? ओमेगा को 2π/t, यहां से आप कंपैरिजन करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आया? कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी बेटा मैं, dq इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर दी, I0 sin ओमेगा t इंटू d। I की वैल्यू पुट की है बेटा, ये इक्वेशन यहां पुट कर। अब क्या करना है? टोटल निकालना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ओमेगा t dt। अब बेटा इंटीग्रेशन किसका होगा?
कौन से वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा? टी का, क्योंकि जो ये बता रहा है आपका ऑपरेटर, ये बता रहा है टी का इंटीग्रेशन होगा, तो लिमिट भी किसकी पुट होंगी? टी की। तो कितने टाइम के लिए डिफाइन किया हमने? t/2 के लिए। तो 0 to t/2। 0 से t क्यों नहीं किया? 0 से 30 तक जाना था t/2। 0 से t क्यों नहीं किया? 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसके लिए पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, और एडिटिव प्रॉपर्टी से जब हम चार्ज को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन क्लियर? अब इंटीग्रेशन करो बेटा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आई नॉट को कांस्टेंट निकलेगा, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t? इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये बेटा फार्मूला है, याद करना पड़ेगा बड़े बड़े स्टूडेंट। ठीक है, ये याद कर लेना आप। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो तीन जो गलत कर रहा है, साइन का इंटीग्रेशन कोस है तो कोस का डिफरेंशिएशन साइन आएगा, ठीक है ना? अगर कोस का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? ठीक है। आप इसी तरह से यदि आप कोस का करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा बेटा। ठीक है, अब क्या करूं मैं? माइनस आई नॉट ओमेगा कांस्टेंट निकल गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के लिए बेटा मैंने क्या किया? cos ओमेगा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता ना, 2 पाई t इनटू अपर लिमिट t/2 माइनस cos 0। क्योंकि बेटा t की जगह 0 पुट करूंगा तो cos ये पूरा 0 हो जाएगा। ओमेगा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इस माइनस साइन को यही पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। cos पाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर -1 वैल्यू पुट की, -1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस कितना हो गया? -2। ये माइनस है, ये माइनस प्लस, फिर आ गया बेटा 2 आई नॉट ओमेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत? अब ये एसी में निकाली ना, अब हमने किसके? डीसी के लिए चार्ज निकालना है, तो डीसी के लिए चार्ज निकाल लूंगा मैं। डीसी के लिए सीधा चार्ज कर जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और करंट भी कितना आ जाएगा? वो एवरेज करंट है। अभी दोनों क्या करना है? कंपैरिजन करना है दोनों के अंदर। तो ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन 2 है, कंपेयरिंग 1 and 2। तो आई एवरेज t/2 टू आई नॉट ओमेगा